साशा बैरन कोहेन की 2012 की कॉमेडी फिल्म डिक्टेटर में एक फेमस सीन है जिसमें डिक्टेटर अलादीन 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है, जो कि ओलंपिक गेम का एक हिस्सा था जिसको उसने खुद ही ऑर्गेनाइज किया था। उस रेस में उसके पास एक पिस्टल है। दौड़ने के बाद अलादीन उस पिस्टल को फायर करता है। जैसे ही वो अपने अपोनेंट से आगे निकलता है, वो अपने करीब आने वाले व्यक्ति को गोली मार देता है। एक एक करके सभी एथलीट गिर जाते हैं, या तो गोली लगने से या फिर डर से। जब डिक्टेटर अलादीन की सांस फूलने लगती है तो फिनिश लाइन बनाने वाले रिबन को पकड़े हुए लोग उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो उस रिबन को पार करता है और रेस जीत जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि उसने ओलंपिक खेल में कुल 14 मेडल जीते। ये सीन इंडियन सोशल मीडिया पर तब से काफी पॉपुलर हो गया है जब से ये अनाउंस हुआ है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच चुनाव हुए। लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि फिल्म डिक्टेटर में उस सीन में जो दिखाया गया था वो वास्तव में आज भारत में हो रहा है, और उनके पास इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए जो रीजन है वो काफी है। लेकिन लॉजिकली बात करें, आज के समय इसे एक कार्यशील और हेल्दी डेमोक्रेसी के रूप में भी क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। वास्तव में 2012 की फिल्म में इमेजिनरी तानाशाह अलादीन के कार्यों और 2024 के चुनाव शाखाएं काफी मिलती जुलती हैं। परकला प्रभाकर, जो कि इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ हमारे देश के प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के पति भी हैं। परकला प्रभाकर का कहना है कि बीजेपी सरकार का सत्ता में वापस आना भारत के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि बेशक मोदी एक तानाशाह है और हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी तीसरी बार जीतते हैं तो मणिपुर में जो हो रहा है वो देश के हर राज्य में होगा। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी ने चुनाव की तारीख अनाउंस होने और सभी पार्टियों के लिए प्रचार बजट पास होने से पहले ही बड़े पैमाने पर सरकारी धन से चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव की तारीखों को अनाउंस होने से पहले ही सरकार ने मतदान की निगरानी करने वाले चुनाव आयोग सेलेक्ट करने के रूल को भी चेंज कर दिया गया। पहले सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री और अपोजिट पार्टी के नेता के साथ साथ भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल होते थे। ऐसे सिलेक्शन में कुछ हद तक फेयरनेस इंश्योर किया गया था, लेकिन इस साल सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया। चीफ जस्टिस को कमेटी से हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक सरकारी मंत्री को शामिल कर दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अब चुनाव आयोग के सिलेक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट की राय इंपॉर्टेंट होगी। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी खेल में पार्टिसिपेट करने वाली कई टीमों में से सिर्फ एक टीम का कैप्टन ही एम्पायर होगा। सोचिए, जीत के लिए पार्टियां क्या क्या नहीं करती। फिर इलेक्शन कमीशन के फेयरनेस के बारे में क्या कहते हैं मोदी? वो एक डायलॉग था ना, ये सारा सिस्टम इस डायलॉग से मिलता जुलता है। यहाँ गवाह भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम। जब इस मामले में हमने और रिसर्च किया तो हमें पता चला कि पिछले महीने भारत के आयकर विभाग ने मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को करोड़ों डॉलर की कई नोटिस भेजे और उसके बैंक अकाउंट में 1.35 बिलियन रुपीस का फाइन वसूला। इसने पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। इसने चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही पार्टी ने कहा कि वो आयकर विभाग की कार्रवाई को पार्टी के प्रचार प्रयासों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं। 1 अप्रैल को आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो जून में आम चुनाव खत्म होने तक कांग्रेस पार्टी से 35 बिलियन रुपए नहीं वसूलेगी, और ये किसी आम आदमी को सरकार के इशारों पर नचाने का एकमात्र हथियार नहीं है। हर दिन किसी न किसी अपोजिशन पार्टी के नेता या प्रोमिनेंट पर्सन के भाजपा में शामिल होने की खबर आती रहती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अपोजिशन पार्टी के नेता सरकारी जांच एजेंसियों की धमकी और परसेप्शन की वजह से अपनी पार्टियों को छोड़कर रूलिंग पार्टी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। 2019 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने हिंदुस्तान टाइम्स को ये एक इंटरव्यू में बताया कि भाजपा अपोजिशन के नेताओं को धमकाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसियों का यूज कर रही है। उनसे न सिर्फ पूछताछ की धमकी दी गई बल्कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। उनके हिसाब से अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उन पर कार्रवाई के समय सिक्योरिटी दी जाएगी। जो लोग उनके साथ शामिल हुए वो अपने खिलाफ कार्रवाई से डरे हुए थे, और जो लोग नहीं झुके वो अभी भी सरकार के रडार पर हैं, और शायद इसीलिए अशोक चौहान को भाजपा नेताओं से मुकदमे चलाने और जेल भेजने की धमकी दी जा रही थी। और हाल ही में कुछ महीने पहले फरवरी 2024 में वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कुछ महीने पहले इंडियन एक्सप्रेस ने अपोजिशन के नेताओं पर एक सर्वे किया जिसमें पता चला कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप है और वो अपोजिशन पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और उसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है 25 नेताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा। उनमें से 23 के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव में भाजपा को बढ़त दिलाने में मीडिया का अहम रोल है। मीडिया ये भी कह रही है कि अपोजिशन कमजोर है। उनके हिसाब से प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए और दूसरा ऑप्शन नहीं है। पूरे सिस्टम में मीडिया अकेली नहीं है बल्कि ईडी और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट भी शामिल है।
है। कई रिसर्चर और पॉलिटिशियन ने ये आरोप लगाया कि बीजेपी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का मिसयूज कर रही है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से कुछ यूट्यूबर्स ने भारत को डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ता हुआ बताया है, ये सरासर गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही डीप रिसर्च टॉपिक को जानने के लिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।